हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र चक्रधारी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बटमूल आश्रम कॉलेज, महापल्ली साजोना, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। आइए हम आपको अध्ययन की ओर ले चलते हैं, चर्चा की ओर ले चलते हैं। ख़ासतौर पे MA सेकेंड सेम ज्योग्राफी के अंतर्गत अप्लाइड ज्योमॉर्फोलॉजी प्रश्न पत्र के अनुसार, और इसमें 4 यूनिट हैं। इस 4 यूनिट के अंतर्गत जो तीसरा यूनिट है, यूनिट 3, इसमें है ज्योमॉर्फिक प्रोसेस, वो आकृतिक प्रक्रम। इस ज्योमॉर्फिक प्रोसेस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्लेशियर, जिसको हम हिमानी हिमनद के नाम से जानते हैं। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन हिमानी के ऊपर। आइए हम चर्चा करते हैं ग्लेशियर, हिमानी या हिमनद, ये दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। सामान्य अध्ययन, सामान्य परिचय यह भी कह सकते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन हिमानी के बारे में। भूपृष्ठ पर कई प्रकार के ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो एक अलग प्रकार का अद्भुत शक्ति रखते हैं, और कई प्रकार के स्थलाकृतियों के निर्माण में उनकी अहम भूमिका होती है। उन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी शक्तियों में एक नाम उल्लेख में आता है, ये है हिमानी का, ग्लेशियर का। हिमाच्छादित क्षेत्रों में स्थलाकृतियों के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका ग्लेशियर की देखने को मिलती है, हिमनद की देखने को मिलती है। वैसे तो आज की स्थिति में हम किन्हीं जगहों पर ही हम हिमानी के स्वरूप हम देखने को मिलता है। हम देखते हैं खासतौर पे उच्च अक्षांशीय वाले क्षेत्रों या उच्च पर्वतीय वाले भूभागों में ये देखने को मिलते हैं, खासतौर पे उच्च अक्षांशीय वाले क्षेत्रों में। दूसरा, उच्च पर्वतीय भूभाग, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों और उच्च पर्वतीय भूभागों पर ही जनरली रूप से आज की स्थिति में, या फिर ध्रुव वाले जो क्षेत्र होते हैं, इस क्षेत्रों पर ही हम देख सकते हैं हिमानी या हिमनद को, ग्लेशियर को। वैसे तो हम बात करें हिमानी की, जो हमें अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से इसका आगमन हुआ है। 3 हिमयुग आए हैं, और इन 3 हिमयुग में जो है संपूर्ण पृथ्वी जो है बर्फ के चादर के रूप में हिम राशियों के आवरण से आच्छादित हो गए थे। और जितने भी 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीप में खासतौर पे हिमावरण का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। और या तीसरी जो अवधि है, अंतिम अवधि है, अंतिम जो युग है, वो है प्लीस्टोसीन युग का। और प्लीस्टोसीन युग जो है क्वाटरनरी के अंतर्गत आती है, और क्वाटरनरी की जो अवधि होती है 20 लाख वर्ष पूर्व की है। और इस तरह से प्लीस्टोसीन की जो अवधि होती है वो 10 लाख वर्ष पूर्व की है। और इसमें हिमनदियाँ कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण की, जिनमें आज भी उसका चिन्ह अंकित है। खासतौर पे एक उदाहरण के रूप में, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट झील, और इसके अलावा फियोर्ड का, नॉर्वे का फियोर्ड तट, ये उसमें आता है। और तीसरी बात करें तो साइबेरिया के दलदली वाले जो भूभाग हैं, ये उनका निर्माण जो है खासतौर पे प्लीस्टोसीन युग के दौरान हुए हैं। और हिमयुग की बात करें, आइस एज की बात करें, तो इसके संबंध में वैज्ञानिकों ने कहा है कि आइस एज, माफ कीजिएगा, आइस एज हिमयुग को इस तरह से इन्होंने परिभाषित किया है भूगोलवेत्ताओं ने। हिमयुग वह भूवैज्ञानिक अवधि होती है जिसमें खासतौर पर महाद्वीपों पर हिम नदियों के जो राशियां होती हैं वो चारों ओर बिछ जाती हैं, चारों ओर वही हिम का आवरण ही
चहुओर दिखाई देता है, आच्छादित होते हुए दिखाई देता है। बड़े बड़े मोटे बर्फ के चादर सभी ओर धरती पर बिछ जाते हैं, ये होता है आइस एज। और बहुत ही निम्न तापक्रम इस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आइस एज है। और इसके जो हिमावरण का जो उदाहरण हम देखते हैं आज की स्थिति में, आज की दशा में, ये क्षेत्र हैं ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के हिस्से। ये दोनों हिस्से ही इसमें आते हैं, ग्रीनलैंड और दूसरा अंटार्कटिक। ये भाग हैं जो हिमावरण के अवशेष के रूप में देखे जाते हैं, हिमावरण के अवशेष के रूप में ये दो भाग आज की स्थिति में। और विद्वानों का मानना ये है कि ये प्लीस्टोसीन का अंतिम दौर है, अंतिम चरण है। वैसे तो प्लीस्टोसीन के बाद होलोसीन आता है, जिसकी अवधि होती है आज से 10,000 वर्ष पूर्व की, जो आज चल रही है। प्लीस्टोसीन के बाद बर्फ जमाव, फिर होलोसीन जो है, इन बर्फ के जमाव का धीरे धीरे उच्च तापक्रम प्राप्त होना और उनका धीरे धीरे पिघलना, यह स्थिति इसमें देखने को मिलती है। ये आपका इसके अंतर्गत आता है। आइए अब बात करते हैं हम हिमानी की। मुख्य रूप से हिमानी की बात करते हैं कि इस संबंध में विद्वानों ने क्या क्या बातें कही हैं इसके पारिभाषिक शब्दों को लेकर के। तो हम ये जानते हैं कि हिम क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण व भार के कारण ढाल के, खासतौर पे पर्वतीय ढाल के अनुरूप जब हिमराशियां धीरे धीरे खिसकती हैं, ढाल की ओर जाती हैं, तो इन्हीं खिसकती हुई हिम राशियों को हम हिमानी के नाम से जानते हैं। और इस संबंध में लोबेक महोदय जी का दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सीमित मात्रा में उन्होंने कहा है, लेकिन बहुत ही गहरा शब्द है लोबेक जी का, प्रमुख भूगोलवेत्ता भूगोल के लोबेक जी। बर्फ की नदियां या बर्फ की नदियों को हिमानी कहा इन्होंने, बर्फ की नदियों को इन्होंने हिमानी कहा, लोबेक महोदय जी ने। ठीक इसी प्रकार से हिमानी के संबंध में एक और सटीक परिभाषा शब्द बात के रूप में रखे हैं वार्चेस्टर महोदय जी ने। ये भी प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं वार्चेस्टर महोदय। इनका कथन है कि हिमानी या हिमनद हिम की ऐसी राशि होती है जो धरातल पर या इसके संचयन के स्थान से हिम राशियां जो है धीरे धीरे स्नेह खिसकते चली जाती हैं ढाल की ओर, ढाल के मुताबिक। इन्हीं को उन्होंने वार्चेस्टर कहा है। वार्चेस्टर महोदय जी ने यही बात उन्होंने कही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वार्चेस्टर महोदय जी के कथन के बाद आइए हम अब जानते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु है हिम रेखा की। हिम रेखा ये क्या चीज है? आइस लाइन या स्नो लाइन भी इसको कहते हैं। ये हिम रेखा क्या चीज होती है? हिम क्षेत्रों के जो निचली सीमा होती है, हिम क्षेत्रों के जो निचली सीमा होती है उसे हम हिम रेखा के नाम से जानते हैं, उसे हम हिम रेखा के नाम से जानते हैं, स्नो लाइन। और यह खासतौर पे ऊंचाई अक्षांशों तथा धरातल की ऊंचाई के अनुसार हम भिन्न भिन्न रूप में इसको हम देखते हैं। हिम रेखा को खासतौर पे ऊंचाई अक्षांशीय या फिर धरातल की ऊंचाई यह भिन्न भिन्न होती है। और इसके संबंध में सेलिवरी महोदय जी का कथन यहाँ पे एकदम सटीक उड़ता है। उन्होंने कहा है कि खासतौर पे हिम रेखा उच्च अक्षांशों में किसी भी ऊंचाई में तथा पर्याप्त ऊंचाई में किसी भी अक्षांश पर मिल सकती है। ये उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। और इस तरह से देखते हैं तो यह विषुवत रेखा के निकट
या 5,500 मीटर के रूप में किलिमांजारो पर्वत में, 5,500 मीटर में किलिमांजारो पर्वत में। और किलिमांजारो पर्वत है आपका अफ्रीका में। अफ्रीका की ये सबसे ऊंची पर्वतमाला है किलिमांजारो। और इसके बाद आती है 4,500 मीटर में हिमालय पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। और उसी प्रकार से आल्प्स पर्वत, ये समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है इसकी 3,000 मीटर। और या आल्प्स जो पर्वत है इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो ये 4,810 मीटर आल्प्स पर्वत की ऊंचाई है। और इसी प्रकार से एक है समुद्र तल जो विषुवत रेखा के निकट पाए जा रहे हैं, इनमें खासतौर पे माउंट फेरल भी आता है जो ग्रीनलैंड में है। माउंट फेरल ये पर्वत है, इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 650 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन इसके जो हम हाइट की बात करते हैं, जब इसकी हम हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट 3,383 मीटर ऊंची यह पर्वतमाला है। और ये खास तौर पे हिमरेखा, अब हिमरेखा को, हिम लाइन को हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये हिमरेखा की ऊंचाई है, हिमरेखा की ऊंचाई। ये है समुद्र तल जो मैंने अभी बात की थी, 1,000 में ऊंचाई, 2,000 में, 3,000 में, 4,000 में, 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में और 8,000 में। ये आपकी ऊंचाई मीटर में। ये एक लाइन है, एक ग्राफ है, इसमें हम बात करते हैं। ये लाइन है किलिमांजारो पर्वत की। किलिमांजारो पर्वत जो कहाँ है? अफ्रीका में। सबसे ऊंची पर्वतमाला है अफ्रीका की किलिमांजारो। इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर किलिमांजारो। अब यहाँ पर विषुवत रेखा के निकट समुद्र तल से ये कहाँ पर, ये हिम रेखा की जो लाइन है वो हमें दिखती है। यहाँ पे हम बात किए थे 5,500 मीटर, 5,500 मीटर। ये आपका 5,000 हो गया और ये आपका 500 मीटर। ये इसका लाइन हो गया हिम रेखा। इसी प्रकार से जो दूसरा जो हम बात किए थे हिमालय पर्वत की, हिमालय पर्वत जिसकी ऊंचाई है 8,848, सबसे ऊंची चोटी। हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी बात कर रहा हूं मैं, माउंट एवरेस्ट की। इसमें माउंट एवरेस्ट जो है यहां पर बताई गई है विषुवत रेखा के निकट समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई इसमें बताई गई है, समुद्र तल से यह बताई गई है 4,500। ये 5,500 ये है किलिमांजारो का, ये 4,500 ये वाला भाग। अब ये जाता है 8,800 तक। ये आपका हिस्सा है माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत 8,848 मीटर ऊंची। और इसकी जो हिम रेखा है वो है 4,500। ये आपका ये हिम रेखा है। इसी तरह से जो तीसरा है आपका आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत है ये आपका आल्प्स पर्वत। इसकी जो ऊंचाई है वो है 4,810। 4,810 यहाँ से ऊपर होके 810, ये वाला स्थिति है आल्प्स पर्वत की। यह है आल्प्स पर्वत है आपका यूरोप में, फ्रांस के पास।
अब ये जो हम बात करते हैं, ये हिम रेखा की जो लंबाई हमने बात की थी यहाँ पर 3000 मीटर, ये 3000 मीटर है, ये आपका लाइन है, ये लाइन है हिम रेखा की, ये लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। इसके बाद दूसरा जो फेरोल है, माउंट फेरोल जो ग्रीनलैंड में है, वो आपका ये आपकी इसकी जो ऊंचाई है वह ऊंचाई, इसकी ऊंचाई के बारे में मैंने अभी बात की थी, वो कितनी है 3383 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन समुद्र तल से यह 650 मीटर है, 650, ये हो गया आपका 1000, ये आपका 650 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 650। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन बन रही है, ये जो लाइन बनी है, ये ही हिम रेखा है, ये है आपका हिम रेखा। तो ये हिम रेखा की जो ऊंचाई है, जो ये प्राप्त हो रहे हैं हिम रेखा अलग अलग मीटर में, अलग अलग जगहों पर विषुवत रेखा के पास, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हिम रेखा है। और आइए आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर हम बात करते हैं। हिम रेखा के बाद हम बात करते हैं भारत में। हम बात करें तो हिमनद केवल हिमालय पर्वत के हिस्से में ही प्राप्त होते हैं। ये खास तौर पे इनमें बात करें तो इनमें खास तौर पे आते हैं ससाइनी, ये जगह का नाम है ससाइनी, माफ कीजिएगा। भारत में हिमालय पर्वत के अंतर्गत ससाइनी, ये क्षेत्र है सियाचिन, सियाचिन के क्षेत्र इसमें आते हैं। गंगोत्री के क्षेत्र इसमें आते हैं। केदारनाथ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, केदारनाथ, ये आते हैं। रिमो, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। रिमो, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। इसके अलावा बियाफो और बाल्टोरो, बियाफो व बाल्टोरो, बियाफो और बाल्टोरो, ये काराकोरम के पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। और काराकोरम पूर्वी हिस्सा है हिमालय पर्वत का, ये उसके अंतर्गत आते हैं बियाफो और बाल्टोरो। ये पाकिस्तान की ओर, और ये भी काराकोरम की ओर, पूर्वी काराकोरम की ओर ये आपको मिल सकते हैं ये क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में खासतौर पर वैसे तो 39 ऐसे क्षेत्र आते हैं ग्लेशियर के भारत में, 39 माने क्षेत्र हैं ग्लेशियर के, लेकिन उनमें कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिया है। ये भारत के हिमनद के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और सभी जगह ये प्राप्त होते ही नहीं, क्योंकि ये पर्वत के उच्च वाले भूभागों में ये प्राप्त होते हैं जहाँ पे निम्न तापक्रम की प्राप्ति होती है, या उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ये दिखाई दे जाते हैं। और ऊंचाई और धरातल के हिसाब से इसमें भिन्नता देखने को हमें मिलती है कुछ इस तरह से। तो ये हो गए बात भारत के हिमनद की। सियाचिन की बात इसमें बात आ रही थी। सियाचिन का जो क्षेत्र है 70 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सियाचिन की जो लंबाई है 70 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह सुरक्षा नियंत्रण क्षेत्र, विश्व का सबसे ऊंचा सुरक्षा नियंत्रण क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है, सियाचिन के भाग को, हमारे भारत में अगर बात करें। और यह भारत पाक नियंत्रण रेखा पर स्थित है, भारत पाक नियंत्रण रेखा सीमा पर यह स्थित है, और इसको हम सियाचिन ग्लेशियर के रूप में भी जानते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है 259,000
फीट 249,000 फीट की ऊंचाई लिए हुए है यह स्थान सियाचिन भारत के अंतर्गत। भारत और पाक के नियंत्रण क्षेत्र में ये सीमा आती है इसकी। अगला जो है वो है हिमानी के प्रकार, इसके बारे में बात करेंगे। हिमानी के प्रकार। हिमानी जो है आकार, स्थिति व रचना के आधार पर 5 प्रकार की होती है। ये हैं खासतौर पे घाटी हिमानी के रूप में, दूसरा पर्वत पदीय हिमानी के रूप में, तीसरा महाद्वीपीय हिमानी के रूप में, महाद्वीपीय हिमानी के रूप में, चौथा हिम टोपी के रूप में, और पांचवा है ज्वारीय हिमानी के रूप में। ज्वारीय हिमानी ये 5 प्रकार के हैं आकार, स्थिति व रचना के आधार पर ये हिमानी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग घाटी हिमानी की। घाटी हिमानी के ऊपर मैं फोकस करूंगा। घाटी हिमानी इस पर प्रकाश डालते हैं। उच्च पर्वतीय वाले जो भूभाग होते हैं जहाँ पर हमेशा हिम आच्छादित रहते हैं, इन क्षेत्रों में जब हिमखंड हिम राशियाँ पिघलकर धीरे धीरे ढाल को लेकर के ढाल के अनुसार नीचे की ओर खिसकती चली जाती हैं और घाटी में आकर मिलने लगती हैं। घाटी में जब आकर ये मिलने लगती हैं तो इसकी लंबाई अधिक हो जाती है। इनकी लंबाई 2 से लेकर 10 किलोमीटर तक चली जाती है और इस तरह से ये नदी की लंबाई और गहराई के हिसाब से इसकी जो लंबाई अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पे ये वहाँ पर अधिक लंबाई और गहराई और चौड़ाई के रूप में यहाँ पर ये ग्लेशियर जो है, ये राशियाँ जो हैं वहाँ पर दिखाई देती हैं। और कभी कभी इसकी जो लंबाई है अधिक भी हो जाती है। जैसे विश्व की सबसे लंबी घाटी हिमानी के रूप में हम जानते हैं, ये है आपका पामीर, कुनलुन और हिमालय के अंतर्गत आने वाले काराकोरम वाले क्षेत्र, ये विश्व की लंबी घाटी हिमानी वाले क्षेत्र में गिने जाते हैं। पामीर जो कि तजाकिस्तान की ओर या अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, ये तजाकिस्तान वाले क्षेत्र में पामीर है। छत, दुनिया का छत के रूप में इसको जानते हैं। और इसी तरह यहाँ पे सियाचिन हमारे भारत के ठीक ऊपर पाक सीमा नियंत्रण कक्ष, और सबसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत ऊंचाई पर स्थापित 249,000 फीट ऊपर ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरक्षा का केंद्र है ये सियाचिन, ये वाला क्षेत्र। और काराकोरम वाले हिस्से, काराकोरम वाले जो हिस्से हैं, ये हिस्से आते हैं घाटी हिमानी के रूप में और विश्व की लंबी घाटी हिमानी के रूप में है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत कुछ ऐसी हिमानियाँ भी होती हैं जिनकी लंबाई, ऐसे क्षेत्र है जिसकी लंबाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर देखी गई है। इनमें ये सभी क्षेत्र आते हैं। खासतौर पे मैंने जो बात की थी सियाचिन वाला एरिया, समाइनी वाले क्षेत्र, बाल्टो वाले क्षेत्र, रीमो वाले क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं जो काफ़ी लंबे हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है क्रम हिमानी के प्रकार के अंतर्गत, वो है पर्वतपदीय हिमानी। पर्वतपदीय हिमानी इसके बारे में बताते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं, फोकस करते हैं।
जब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हिम रेखा काफ़ी नीचे चला जाता है, लगभग 1500 मीटर से नीचे चला जाता है, लगभग 1500 मीटर से नीचे चला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में। हम बात कर रहे थे पर्वतपदीय हिमानी की, और इसमें जो मुख्य रूप से जो उदाहरण इसमें आता है, इसमें हम रखते हैं वो है खासतौर पे अलास्का के जो बेरिंग वाले जो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र पर्वतपदीय वाले हिमानी के प्रमुख उदाहरण में से एक है। और इसके साथ ही साथ इसमें एक और क्षेत्र आता है जो इसमें उल्लेखनीय है। इसमें ये है बेरिंग, आप देख सकते हैं अलास्का के, ये अलास्का वाला क्षेत्र है, ये अलास्का है और ये बेरिंग क्षेत्र। और वहीं ग्रीनलैंड के फ्रेडरिक्सहावा, ग्रीनलैंड के फ्रेडरिक्सहावा, ग्रीनलैंड के फ्रेडरिक्सहावा, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं पर्वतपदीय हिमानी के, और मैंने बात की थी अलास्का के बेरिंग क्षेत्र, अलास्का के बेरिंग क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं, ये आपका अलास्का है, ये संयुक्त राज्य, इधर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, और ये अलास्का, और इधर मैक्सिको, ये ग्रीनलैंड, बेफिन द्वीप, इधर हडसन की खाड़ी, ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है महाद्वीप का। अब इसके बाद है तीसरा महाद्वीपीय हिमानी। इसके बाद जो तीसरा आता है महाद्वीपीय हिमानी की आती है, इसके बारे में बात करते हैं। महाद्वीपीय हिमानी, हिम क्षेत्रों का विस्तार लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होता है, और इसका प्रमाण जो है हिमयुग के दौरान हम देख चुके हैं। और ख़ास तौर पे प्लीस्टोसीन युग के समय में 3 महाद्वीपों में, खास तौर पे एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इनके मध्य वाले भागों में हिम चादर की जो मोटाई थी, हिमावरण की जो मोटाई थी, ये देखने को मिली 2500 मीटर से 3000 मीटर तक। ये इन तीनों महाद्वीप वाले भूभाग के भीतर वाले भाग में विशाल हिम के चादर की मोटाई उस समय देखी गई। और आज जो समुद्र तल, उस समय की जो स्थिति 60 मीटर नीचे थी, तब वहाँ पे 60 मीटर नीचे समुद्र तल की स्थिति थी, 60 मीटर नीचे समुद्र तल की स्थिति थी। आप समझ सकते हैं कि हिमावरण का जो प्रभाव था कितना अधिक गहरा था और बहुत ही विस्तारित अवस्था में थी। ये महाद्वीपीय हिमानी के अंतर्गत आते हैं, और महाद्वीपीय हिमानी के प्रमुख उदाहरण में इसमें शामिल होते हैं ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के हिमावरण वाले अवशेष, इसके प्रमुख उदाहरण में से हैं ये। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा महत्वपूर्ण हिमानी के प्रकार है, वो है हिम टोपी। महाद्वीपीय हिमानी का ही छोटा जो रूप होता है वो होता है हिम टोपी। और वैसे तो हम जानते हैं कि जितने भी पर्वतीय वाले भूभाग हैं उनका जो शिखर होता है वो टोपी ही होता है। और इसका प्रमुख उदाहरण है कनाडा के हिम टोपी के महत्वपूर्ण उदाहरण में आते हैं कनाडा के उत्तरी क्षेत्र के द्वीप, ये प्रमुख उदाहरण है कनाडा के उत्तरी क्षेत्र के द्वीप। अब इसके बाद हम बात करते हैं
पांचवा है ज्वारीय हिमानी। इसके बारे में हम फोकस करेंगे, ज्वारीय हिमानी। और जब महाद्वीपीय हिमानी का विस्तार समुद्र तट तक होता है तो हिम राशियां जिब की भांति पीछे की ओर खिसकती चली जाती हैं और जब ऐसे हिमानी का संबंध महाद्वीपीय हिमानी से हो जाता है, जिससे पहले जो हम बात किए थे चौथे नंबर, इससे पहले जो तीसरे नंबर में क्रम में आया था महाद्वीपीय हिमानी के साथ आ जाता है, तब ऐसे ज्वारीय हिमानी का स्वरूप जो है तैयार होता है, उत्पत्ति होता है। और इसकी उत्पत्ति का जो प्रमुख क्षेत्र होता है वो है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ज्वारीय हिमानी की उत्पत्ति होती है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। ये 5 प्रकार हो गए रचना के आधार पर, आकार स्थिति के आधार पर हिमानी के। अब हम हिमानी के कार्य की बात करेंगे। अब हिमानी के कार्य की ओर चलते हैं कि किस प्रकार हिमानी कार्य करती है। हिमानी के कार्य, ये स्वरूप है। अनाच्छादन की क्रिया के ही भांति अपर्दन, निक्षेपण और अपक्षय, ये सभी क्रियाएं जो हैं घटित होती हैं और ये हिमानी के कार्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और इसके आधार पर 3 प्रकार के कार्य हिमानी के द्वारा किए जाते हैं। 3 प्रकार से होता है। एक होता है उत्पाटन, दूसरा होता है अपघर्षण, तीसरा होता है सन्निघर्षण। ये 3 प्रकार हैं हिमानी के। इस प्रकार 3 प्रकार से ये इस मेथड से हिमानी जो है कार्य करती है। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्पाटन की। उत्पाटन की बात करेंगे और उत्पाटन की बात करेंगे। इस उत्पाटन की मुख्य कार्य के रूप में इस मेथड में हिमानी के जो दल होते हैं, इस दल में अपक्षय के द्वारा टूटे हुए कंकड़ और पत्थर जो है इसमें फंसकर इस हिमनद के साथ धीरे धीरे आगे की ओर खिसकते चले जाते हैं। ऐसे स्थिति को उत्पाटन कहते हैं। अब दूसरा जो है हिमानी के कार्य है वह है अपघर्षण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमानी इस मेथड के बगैर अपर्दन करने में असक्षम होती है। इसके बिना, इस मेथड के बिना हिमानी कुछ नहीं है। इसमें खास तौर पे अपघर्षण इसमें किया जाता है और हिमानी का अपर्दन कार्य जो है इसी विधि पर आधारित होता है। इसमें उत्पाटन के द्वारा, इस मेथड के द्वारा जो भी अपक्षय द्वारा, हिमनद द्वारा जो भी कंकड़ पत्थर जो फंस कर आए थे जल के द्वारा, इसमें धीरे धीरे खिसकते चले जाते हैं और जो भी घाटी सामने में आती है उस घाटी को वे खरोसते चले जाते हैं। खरोसते हुए उसे अलग स्थिति में ले आते हैं, अलग स्वरूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता है अपघर्षण। इसके बाद जो तीसरी स्थिति है वो है आपका सन्निघर्षण की। सन्निघर्षण की जो स्थिति है, हिमानी के साथ प्रवाहित होते हुए पत्थर, हिमानी के साथ प्रवाहित हुए जो पत्थर आते हैं, जो उत्पाटन के द्वारा, जो अपघर्षण के द्वारा इसमें जो जुड़ते जाते हैं जो पत्थर और फंसकर जो पत्थर आते हैं, वे धीरे धीरे छत विक्षिप्त होते चले जाते हैं, चूर्ण विचूर्ण होते चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में, इस मेथड में इसको कहा जाता है सन्निघर्षण। अब ये हिमानी के 3 कार्य हो गए। अब हम बात करते हैं कार्य के बाद हिमानी द्वारा
हिमानी द्वारा जो अपर्दन के कार्य किए जाते हैं, उसके द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं उसके बारे में बात है। हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, इसके बारे में हम बात करते हैं। हिमानी के अपर्दन से निम्न स्थलाकृतियां बन रही हैं। इनमें पहला आते हैं यू आकार की घाटी। ये महत्वपूर्ण प्रकार है यू आकार की घाटी। हम सीधे बात करते हैं इन स्थलाकृतियों में। यू आकार की घाटी, इसमें खासतौर पे पहाड़ी भागों में जब हिम नदियों के साथ बहने लगती है तो वे घाटी को खरोच कर यू आकार की घाटी का स्वरूप दे देते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका का मोसोमाइट। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ये क्षेत्र, इसमें एक क्षेत्र है मोसोमाइट। ये वाला क्षेत्र मोसोमाइट में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का मोसोमाइट। मोसोमाइट ये प्रमुख उदाहरण में इसके देखे जाते हैं यू आकार की घाटी में। अब इसके हम इमेज की बात करें, इसके डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से यू आकार की घाटी यहाँ पे तैयार होती है। यू आकार की घाटी, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके जो किनारे वाले भाग होते हैं एकदम सीधी खड़ी काट के रूप में दिखाई देते हैं। एक सीधी किनारे वाले भाग एक खड़ी काट के रूप में ये दिखाई देते हैं। ये यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, ये यू आकार की घाटी खाक में रुकते हैं। और इसके जो समतल बेस वाले जो भाग होते हैं, जो इसके पेंदे होते हैं, वो एकदम समतल होते हैं। ये समतल होते हैं, इसके बेस समतल होते हैं, इसके पेंदे, इसको हम पेंदे कहते हैं। तो ये समतल होते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा जो नंबर है लटकती हुई घाटी। दूसरा है लटकती हुई घाटी। ये दूसरे नंबर का है लटकती हुई घाटी। और प्रायः सहायक या जो छोटी हिमानियां होती हैं वो छोटी ऊंची रहती हैं, तथा दूसरी मुख्य जो हिमानियां होती हैं ये भारी मात्रा में बहुत दबाव एवं निरंतर अधिक अपर्दित होते रहते हैं। और निश्चित रूप से मुख्य एवं सहायक नदियों में इसमें अंतर देखने को मिलता है। और यही अंतर जो है इसमें हम देखते हैं, जब ऊपर उच्च पर्वतीय वाले जो भूभाग होते हैं वहां पर अधिक मात्रा में जब ऊंचे स्वरूप में मोटे विशाल हिम राशि जमा हो जाते हैं, तो ये जब जमा स्थिति में रहते हैं तो उसमें जमाव ही रहता है। और जब कभी ये तापमान की अंतर उसमें आती है तब वहां से जो जल के रूप में धार बहती है, अब वो धार धीरे धीरे कई स्वरूपों में इसका निर्माण कर देती है। वहां पे जो भी घाटियां होती हैं उसको काटते चले जाते हैं और वहां पे उस घाटी का जो आकृति है और लटकती हुई घाटी के रूप में दिखाई दे जाती है। ये है लटकती हुई घाटी। और लटकती हुई घाटी का प्रमुख उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, लटकती हुई घाटी का प्रमुख उदाहरण है रॉकी और एल्प्स पर्वत। रॉकी और एल्प्स पर्वत ये प्रमुख उदाहरण है लटकती हुई घाटी का। जो इस प्रकार से इमेज जो है इसका तैयार होता है लटकती हुई घाटी का। ये नदियां यहाँ से जल प्रवाहित होती हैं और ये इस प्रकार से एक लटकती हुई
घाटी का यहाँ पे निर्माण कर देती हैं, लटकती हुई घाटी। अब इसके बाद तीसरा है हिमगह्वर। तीसरा जो है हिमगह्वर, ये हिमगह्वर घाटी हिमानी का जिस स्थान से उत्पत्ति होती है वहां पर विशेष प्रकार का गड्ढा पाया जाता है। घाटी हिमानी जो पहले हम लोग बात किए थे, हिमानी के जो प्रकार 5 प्रकार आए थे उसमें सबसे पहला प्रकार था घाटी हिमानी। तो जब घाटी हिमानी की उत्पत्ति होती है तो वहां पर जिस उत्पत्ति वाले स्थान पर गहरा गड्ढा हो जाता है, उस गहरे गड्ढे में काफी सारे जल राशियां जो हैं आकर जल के रूप में इकट्ठा होते रहते हैं और उस गड्ढे को और गड्ढा बनाते रहते हैं। और उसकी जो स्थिति है वह पश्चिम देश में ये वहाँ पे कहा जाता है कि एक वहाँ पे कि वो उस देश में उसको एक अपेरा कक्ष के रूप में या एमपी थिएटर कक्ष के रूप में उसकी आकृति को वहाँ के लोग देखते हैं, समझते हैं। और ये भी वहाँ पे कहा जाता है कि दैत्य की जो कुर्सी की जो आकार होती है, दैत्याकार कुर्सी का जो आकार होती है वो हिमगह्वर के समान ही दिखाई देती है। ये स्थिति हम देखते हैं हिमगह्वर के रूप में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथे क्रम में, ये है कंघीनुमा पहाड़ी। कंघीनुमा पहाड़ी। कंघीनुमा पहाड़ी जब किसी पर्वत श्रेणी के विपरीत ढालों पर बने सर्क पीछे की ओर बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते ये एक दीवार के आगे सट जाते हैं। दीवार से जब मिल जाते हैं तब इसमें तेज धार वाली एक सक्रिय पट्टी का निर्माण हो जाता है, सक्रिय आकृति या घाटी का निर्माण हो जाता है, जो कंघीनुमा आकृति में ऐसे खचे रूप में, खुरचे हुए रूप में दिखाई दे जाते हैं। इसको कहा जाता है कंघीनुमा पहाड़ी। ये कंघीनुमा पहाड़ी है, कुछ इस तरह से कंघी के आकृति में ये पहाड़ी का जो आकृति है वो वहां पर बनते हुए दिखाई दे जाते हैं। ये कंघीनुमा पहाड़ी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पांचवें क्रम में हम बात करते हैं, वो है हॉर्न या गिरिश्रिंग। हॉर्न या गिरिश्रिंग, इसमें बात आती है हॉर्न या गिरिश्रिंग की। उच्च पर्वतीय वाले भूभागों में, उच्च पर्वतीय वाले जो भूभाग होते हैं वहां पे हिम के चादर ढके हुए होते हैं और वहां से खास तौर पे जब ये समान ऊंचाई में किसी भी हिमानी का जो अवस्था होती है समान रूप से चारों ओर दिखाई दे जाती है, तब कभी जब ये विपरीत दिशाओं में ये भी पीछे की ओर जब हटते चले जाते हैं तब वहां पे हॉर्न या गिरिश्रिंग का वहां पे एक घाटी का वहां पे निर्माण होता चला जाता है। इस प्रकार से ये जो आकृति बचती है ये आपका ये सर्क आप देख रहे हैं, ये सर्क है, ये सर्क है और ये इस प्रकार की आकृति में मतलब ये हॉर्न है, ये इस प्रकार की आकृति में, ये जो है सिंह नुमा आकृति में ये जो है हॉर्न या गिरिश्रिंग जो है दिखाई दे जाती है। और इस प्रकार से देखें तो इसमें बहुत सारे आकृतियां बनती हैं जिनमें मैं बताना चाहूँगा गोल सिरे वाली पहाड़ी, टर्न झील, दैत्याकार सोपान, मैक्सिला, सिंह या पूंछ, फ्योर्टट, छोटा दर्रा, नुनाटक और अपोर। तो ये 14 प्रकार के जो स्थलाकृति हैं हिमानी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में शामिल होती है। हिमानी अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति तो तैयार हो रही है, लेकिन हिमानी का जो एक कार्य निक्षेपण भी है, तो निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हम बात करेंगे।
निक्षेपण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है निक्षेपण। यह प्रक्रिया जो है हिमानी के द्वारा निर्मित जितने भी प्रकार वहाँ पे मैंने बताए थे उसके साथ जो भी कार्य थे, चाहे वो उत्पाटन हो, अपघर्षण हो या सन्निघर्षण हो, ये सारे मेथड जो है इन सब में काम करते हैं और वही मेथड के द्वारा इसमें निक्षेपण द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इनमें कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, लगभग 8 प्रकार के स्थलाकृतियों का इसमें निर्माण हम देखते हैं। मैं नाम बताऊंगा, मोरेन या हिमोर, पहला मोरेन या हिमोर। दूसरा होता है आपका विस्थापित शिलाखंड, विस्थापित शिलाखंड। तीसरा होता है आपका विषम परिस्थिति के अनुसार हिमोर, विषम स्थिति के हिमोर। चौथा होता है आपका खासतौर पे एस्कर, एस्कर आपने नाम भी सुना होगा, एस्कर। पांचवा जो होता है आपका ड्रमलिन। छठवां होता है, इसमें प्रमुख रूप से केतली नुमा जो जमाव होता है इसमें भी देखने को मिलता है, केतली नुमा जमाव, केतली नुमा जमाव इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। उसी तरह से जो सातवां प्रकार है वो है हिमानी। सातवां है हिमानी, हिमानी धौत मैदान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैदान है, हिमानी धौत मैदान। उसी प्रकार से आठवां जो है केन, ये मुख्य रूप से निक्षेप द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मैंने केवल यहाँ पर इनका प्रकार बताया है, ये सारे स्थलाकृतियां वहां पर स्वरूप जो है तैयार होते हैं। और आपने देखा किस तरह से हम ग्लेशियर के बारे में, हिमानी के बारे में, हिमनद के बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की, प्रकाश डाला। मुख्य रूप से इसका पहले इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद हमने बात की हिम क्षेत्र की, हिम क्षेत्र के बाद हिमरेखा की, और हिमरेखा के साथ साथ उसके प्रकार, उसके कार्य, अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, और अंतिम में हिमानी निक्षेप द्वारा निर्मित जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में हमने बात की, चर्चा की। और ये खासतौर पे अप्लाइड ज्योमोर्फोलॉजी के अंतर्गत हम बात व्यवहारिक भू-आकृति विज्ञान की बात करें तो उसमें जो 3rd यूनिट है ज्योमोर्फिक प्रोसेस, भू-आकृतिक प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले हिमानी या बहुत ही ग्लेशियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आज हम इसी पर बात किया, इसी पर हमने चर्चा की, और निश्चय ही आपको इससे जानकारी प्राप्त हुई होगी। और आप सबको सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।